हेलो एवरीवन। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 का परिचय इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, सीए और सीएस के एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, sole proprietorship, partnership firm, Companies Act 1956 and Companies Act 2013, meaning and characteristics of company, corporate personality of company। इसके अतिरिक्त हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस लॉ की भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे हम कंपनी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं, तो स्वामित्व और प्रबंधन के आधार पर व्यावसायिक संगठन के ऐसे बहुत से प्रारूप प्रचलित हैं। एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां एक व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, उसी के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक फर्म की स्थापना करते हैं और उनके द्वारा व्यवसाय संचालित किया जाता है। व्यवसाय के लाभ उन साझेदारों के बीच में आपस में बांट दिए जाते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में परिवार का मुखिया, जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसके द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है और व्यवसाय के लाभ को परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में बांट दिया जाता है। सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी या व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती, बल्कि यह सहकारिता के आधार पर कार्य करती है और इसका उद्देश्य विशेष आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी या व्यवसायिक संगठन का सबसे नया प्रारूप है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी को जानने से पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म को संक्षेप में समझ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है। वही व्यक्ति लाभ और हानि को वहन करता है। इस प्रारूप के कुछ गुण भी हैं और कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसे स्थापित करना और बंद करना आसान है। इसमें त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं और शीघ्रता से कार्रवाई संभव है। व्यवसाय के संचालन में लचीलापन रहता है और व्यवसाय की गोपनीयता को बनाए रखना संभव होता है। इस प्रारूप की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे व्यक्ति के अकेला होने के कारण व्यवसाय में पूंजी की मात्रा सीमित होती है, संसाधन सीमित होते हैं। इस प्रारूप में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। यदि व्यवसाय का स्वामी किसी कारण से व्यवसाय का संचालन नहीं कर पाता है, तो व्यवसाय की निरंतरता नहीं हो पाती है। इसमें व्यवसाय के स्वामी का दायित्व असीमित होता है। यदि व्यवसाय को कभी हानि हो जाती है, तो समस्त हानि व्यवसाय के स्वामी को ही वहन करनी होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि व्यक्ति अकेला होता है, इसलिए व्यवसाय के प्रबंधन में दक्षता की मात्रा भी सीमित होती है। इसलिए बड़े पैमानों के व्यवसाय के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय को चलाने का समझौता करते हैं और लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। इस प्रारूप के भी कुछ गुण और कुछ सीमाएं हैं। यदि गुणों की बात की जाए तो सभी साझेदारों के संसाधन एकत्रित हो जाते हैं। साझेदारों के व्यक्तिगत विशिष्ट ज्ञान का लाभ पूरी फर्म को मिलता है। सभी साझेदारों के हितों की रक्षा आपस में मिलजुल कर की जाती है और सभी साझेदार व्यवसाय के लाभ हानि के भागीदार होते हैं। व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप की भी कुछ सीमाएं हैं। चूँकि साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी सीमित ही रहती है। साझेदारों का दायित्व तो असीमित होता है। यदि फर्म को हानि हो जाती है, तो उस हानि की पूर्ति साझेदारों को स्वयं करनी होती है। इसके अतिरिक्त साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, इसलिए फर्म में अस्थिरता बनी रहती है। साझेदारी फर्म में अंशों का हस्तांतरण संभव नहीं हो पाता है। यदि साझेदारों में आपस में समझ की कमी होती है, तो इससे साझेदारों के बीच में मनमुटाव होना संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले जहां एक व्यक्ति ने कुछ पैसा लगाया और लाभ कमाया, फिर उसने सोचा कि अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ और व्यक्ति आपस में मिलकर एक फर्म बना लेते हैं। फिर फर्म ने कुछ पैसा कमाया, फिर उन्होंने सोचा कि और अधिक लाभ कमाना है, पर सदस्यों की संख्या चूँकि सीमित है और पूंजी की मात्रा भी सीमित है और दायित्व असीमित है, तो उन्होंने सोचा कि हम कंपनी का निर्माण कर लें। अब कंपनी का निर्माण कैसे किया जाएगा, कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, कंपनी की पूंजी संरचना कैसी होगी, कंपनी के व्यवसाय का संचालन कैसे होगा, इन सभी व्यवस्थाओं को मान्यता देने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 लागू हुआ, जिसमें कि 13 पार्ट, 658 सेक्शन और 15 शेड्यूल थे।
समय के साथ इसमें बदलाव होते गए और समय समय पर अनेक संशोधन होते रहे। अब जैसे जैसे व्यापार की गतिविधियां बढ़ने लगी, व्यवसाय में जटिलता बढ़ने लग गई, तो कंपनीज एक्ट 1956 में काफ़ी कमी महसूस हुई। उस कमी को पूरा करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आया, जो वर्तमान में लागू है। इस एक्ट में 29 चैप्टर, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नया कंपनी एक्ट 2013 आने से कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो चुका है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2013 के कंपनी एक्ट के बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जो अभी नोटिफाइड नहीं हुए हैं। जहाँ जहाँ ये सेक्शन नोटिफाइड नहीं हुए हैं वहाँ अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 का ही रेफरेंस लिया जाता है, और जहाँ जहाँ ये सेक्शन नोटिफाइड हो चुके हैं वहाँ कंपनीज एक्ट 2013 को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। अब कंपनी क्या है, कंपनी का क्या अर्थ है, इसे हम समझ लेते हैं। प्रोफेसर L.H. हैने के अनुसार कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेटेड एंटिटी विथ ए परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। जस्टिस लिंडे ने कंपनी का अर्थ बताते हुए कहा है, अ कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट इन शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। बहुत से विद्वानों ने कंपनी की बहुत सी परिभाषाएं बताई हैं। यदि उनके आधार पर कंपनी की विशेषताओं की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका निर्माण लॉ के द्वारा होता है। जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन व्यापार का संचालन कर सकता है, उसी प्रकार कंपनी भी व्यापार का संचालन कर सकती है। कंपनी का एक विशेष उद्देश्य या स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी कार्य करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है सेपरेट लीगल एंटिटी या पृथक वैधानिक अस्तित्व, जो कि उसे व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों से अलग रखती है। इसका अर्थ होता है कि कंपनी का स्वयं का एक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखती है। यदि कंपनी के द्वारा कोई दावा या केस किया जाता है तो इसे कंपनी के सदस्यों के द्वारा किया गया दावा नहीं माना जाता है, और इसी प्रकार से यदि कंपनी के ऊपर कोई दावा किया जाता है तो इसे कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों के ऊपर किया गया दावा नहीं माना जाता है। इस प्रकार कंपनी की आय या लाभ कंपनी के सदस्यों या शेयर होल्डर्स के व्यक्तिगत लाभ से भिन्न होते हैं। कंपनी में सीमित दायित्व या लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। इसमें प्रत्येक शेयर होल्डर का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। यदि कभी कंपनी को हानि हो जाती है तो ऐसी दशा में कंपनी के ऋणदाता कंपनी के शेयर होल्डर्स की निजी संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी की एक कॉमन सील होती है। जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन हस्ताक्षर कर सकता है, उसी प्रकार से यह कॉमन सील कंपनी के हस्ताक्षर का कार्य करती है। यदि किसी डॉक्यूमेंट में कॉमन सील नहीं होती है तो कंपनी को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था या रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम पाया जाता है, जो कि कंपनी के प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। चूँकि कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए यह संभव नहीं हो पाता कि सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के व्यवसाय का संचालन स्वयं कर सकें। इसलिए उनके व्यवसाय का संचालन उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। यदि हम कंपनी के सदस्यों की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 निश्चित की गई है। यदि पब्लिक कंपनी होती है तो उसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई है। कंपनी का एक और महत्वपूर्ण गुण है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका अर्थ है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। अंशों के हस्तांतरण के बाद नए शेयर होल्डर को वही सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि पहले के शेयर होल्डर को प्राप्त होते हैं। कंपनी के कार्यक्षेत्र की एक निश्चित सीमा होती है। कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की पूंजी की मात्रा क्या होगी, यह सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम के अनुसार निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्य कैसे करेगी, उसके कार्य संचालन के नियम क्या होंगे, यह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है और इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत कंपनी को कार्य करना होता है। कंपनी में अहस्तक्षेप का सिद्धांत या नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पाया जाता है। इसका अर्थ है कि सामान्यतः कंपनी के आंतरिक प्रबंध में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, पर यदि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे राष्ट्रहित की अवहेलना होती है, या लोक नीति के विरुद्ध कार्य किया जाता है, या न्याय व्यवस्था के विरुद्ध कार्य किया जाता है,
या कंपनी के द्वारा कोई कपटपूर्ण, अनुचित या दमनात्मक कार्य किया जाता है तो ऐसी दशा में अपील किए जाने पर न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है। कंपनी का एक और महत्वपूर्ण गुण है कंपनी का निगमीय व्यक्तित्व या कॉरपोरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी। जैसे ही कंपनी का कॉरपोरेशन हो जाता है वैसे ही कंपनी वैधानिक अस्तित्व ग्रहण कर लेती है और उसे अपने सदस्यों से अलग एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी प्राप्त हो जाती है। कॉरपोरेट पर्सनालिटी जैसे ही कंपनी को मिलती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के समान कार्य कर सकती है। इसका अर्थ है कि कंपनी की सभी संपत्तियों पर कंपनी का स्वयं का स्वामित्व होता है। कंपनी स्वयं अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है और अन्य पक्षों के द्वारा भी कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, संपत्ति को बेच सकती है, कंपनी अपना बैंक में खाता भी खोल सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इस प्रकार से कॉरपोरेशन के बाद कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के समान कोई समस्त कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है जो कि एक मनुष्य कर सकता है। इसे ही कॉरपोरेट पर्सनालिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। कंपनी के कॉरपोरेट पर्सनालिटी के सिद्धांत को सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी के विवाद में बहुत विस्तार से समझाया गया है। इस केस के द्वारा कंपनी की कॉरपोरेट पर्सनालिटी की अवधारणा को मान्यता प्रदान की गई है और इससे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी की अवधारणा को भी बल मिला है। आइए हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के विवाद को सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है जिससे हम कंपनी की विशेषता को बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पे चर्चा करें तो सोलोमन एक व्यापारी था, सोल ट्रेडर था जो कि जूतों का व्यापार करता था। उसका व्यापार अच्छी स्थिति में था। उसने सोचा कि व्यापार को बढ़ाया जाए। चूँकि वो अकेला था तो पूंजी की मात्रा कम थी, तो उसने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी की स्थापना की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए, तो सोलोमन ने खुद को, अपनी पत्नी को, अपनी एक पुत्री को और अपने 4 पुत्रों को मिलाकर इस प्रकार से 7 सदस्यों की औपचारिकता को पूरा करते हुए कंपनी की स्थापना कर दी। अब कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत थी, जिसमें हम जानते हैं कि न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। तो सोलोमन खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और उन्होंने अपने 2 पुत्रों को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। अब सोलोमन ने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को अपने व्यापार को बेचने का सौदा 38,782 पाउंड में तय किया। इस 38,782 पाउंड का पेमेंट इस प्रकार से हुआ: 20,000 पाउंड के फुली पेड शेयर्स जो कि अधिकांश सोलोमन के नाम से ही थे, 10,000 पाउंड के डिवेंचर जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में थे, इसके लिए सोलोमन ने ऋण दिया और शेष 8,782 पाउंड का नगद भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार से सोलोमन के व्यापार को सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने क्रय कर लिया। कुछ समय के बाद चमड़े के व्यवसाय में हड़ताल हो गई। इसके कारण कंपनी को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी के लिक्विडेशन या समापन की कार्यवाही करनी पड़ी। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के समापन के समय बैलेंस शीट बनाई गई। आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। लिक्विडेशन के समय कंपनी की लायबिलिटीज़ के रूप में शेयर कैपिटल थी जो 20,000 पाउंड की थी। कंपनी के डिवेंचर्स जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में थे, ये 10,000 पाउंड के थे जो सोलोमन के नाम से थे। और कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7,000 पाउंड के थे। यदि एसेट की बात किया जाए तो लिक्विडेशन के समय कंपनी की एसेट्स केवल 6,000 पाउंड की थी। लिक्विडेशन के समय कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है और उसको बेचने से जो पैसा मिलता है उससे ही लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। लायबिलिटीज़ के पेमेंट करने का क्रम है: सबसे पहले डिवेंचर्स का और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद यदि कुछ पैसा बचता है तो शेयर कैपिटल का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तुलना में लिक्विडेशन के समय भुगतान में प्राथमिकता होती है। इस नियम का पालन करते हुए कंपनी के एसेट्स को बेचने से जो 6,000 पाउंड मिले थे, उस 6,000 पाउंड में से सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में सोलोमन के जो 10,000 डिवेंचर्स थे उनका भुगतान करना था। तो सोलोमन को 6,000 पाउंड की पूरी संपत्ति का भुगतान कर दिया गया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ भी राशि नहीं मिली। जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिला तो उनके द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया। उनका तर्क यह था कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक ही हैं, कंपनी का कोई स्वतंत्र व्यक्ति तो नहीं था। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के अधिकांश अंश सोलोमन के पास ही थे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 2 पुत्र थे वही डायरेक्टर थे, उन पर सोलोमन का पूर्ण नियंत्रण था। इस प्रकार से कंपनी सोलोमन के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। इसलिए सोलोमन को सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना चाहिए था, उसके बाद यदि पैसा बचता तो अन्य पेमेंट किया जाता। लोअर कोर्ट ने सोलोमन के विरुद्ध निर्णय दिया। सोलोमन इस निर्णय से नाराज हुआ और उसने अपर कोर्ट में अपील कर दी। अपर कोर्ट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस पर विस्तार से चर्चा हुई। कोर्ट ने समीक्षा की और अपने निर्णय में कोर्ट ने बताया कि कंपनी अपने सदस्यों की एजेंट नहीं होती है। कंपनी के दायित्व के लिए कंपनी के सदस्य उत्तरदायी नहीं होते। कोर्ट ने यह पाया कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का निर्माण कंपनीज एक्ट की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके किया गया था। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक वैलिड कंपनी थी। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की अपने सदस्यों से पृथक कॉरपोरेट पर्सनालिटी थी और एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी। चूँकि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नियमानुसार कार्य कर रही थी, इसीलिए अपर कोर्ट ने अपीलीय कोर्ट या लोअर कोर्ट के इस तर्क को कि कंपनी का कॉरपोरेशन ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए किया गया था, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और अपना फैसला देते हुए अपर कोर्ट ने कहा कि कंपनी के सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की मात्रा तक ही सीमित होता है। इसीलिए चूँकि सोलोमन कंपनी का एक सदस्य था, इसीलिए वह सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि सोलोमन को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की हैसियत से उसके डिबेंचर्स के लिए कंपनी की बची हुई समस्त राशि 6000 पाउंड का भुगतान कर दिया गया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी विवाद के निर्णय से कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी की अवधारणा को और अधिक बल मिला। यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के कारण कंपनी को व्यवसाय के अन्य प्रारूपों की तुलना में बेहतर माना जाता है। इससे कंपनी को बहुत सारे लाभ भी हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपीचुअल सक्सेशन, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, राइट टू सू, अनलिमिटेड मेंबर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेंट फाइनेंस। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हमने की है। आशा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की विशेषताओं को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।